पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपनी पंखों पर भरोसा करता है। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। क्या आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? तो याद रखिए, आपको खुद पर भरोसा करना होगा और अपने काम से प्यार करना होगा। अभी आप विद्यार्थी जीवन से एक सफल व्यक्ति की ओर अपने जीवन का सफर तय कर रहे हैं। याद रखें, आप हर दिन जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको सिलेक्शन के एक कदम आपके और करीब लेकर जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग स्वस्थ शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 3 के पार्ट 5 को, यानी आपके टॉपिक है आपके स्वस्थ शिक्षा से रिलेटेड है, तो सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी स्वस्थ शिक्षा अधिकारी की इस क्लास को डेली सुबह 11 बजे ज़रूर अटेंड किया करिए, क्योंकि सभी प्रश्न उसमें जो भी आपके पॉइंट्स हैं हर एक को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम ट्रिक एंड टिप्स के साथ डेली हम सीखते और समझते हैं। मैं हर रोज़ प्रयास करती हूँ कि आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला लाई जाए, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में आपकी हेल्प करे। तो मेरे द्वारा और मेरी पूरी टीम के द्वारा स्वस्थ शिक्षा अधिकारी के सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए ये प्रैक्टिस सेट जो आपको दिलाई जा रही है वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज ही आप लोग विशाल इन्फो हब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो सभी लोग पूरे विश्वास के साथ विशाल इन्फो हब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और आज ही अभी इसी वक्त इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचता रहे। सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि सारे प्रश्न को आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 101। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें आपके यूपी जीके और जीके जीएस के क्वेश्चन थे। आज से हम लोग स्वस्थ शिक्षा के टॉपिक से जो क्वेश्चंस होते हैं 50 उनको करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारी सी आज ये क्लास होने वाली है, तो एंड तक आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है। तो आप सभी का इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, आप लोग इतने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो स्टूडेंट आज की क्लास में पहली बार आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्वस्थ शिक्षा अधिकारी बनने का सपना हमारे साथ पूरा करिए, क्योंकि हमारा मिशन ही है आप सभी को सफलता दिलाना। तो आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम डेली सुबह 11 बजे प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में है। तो इस फ्री की क्लासेस का आप लाभ उठाइए। 100% आप सभी को यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि हर क्लास का रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महामारी विज्ञान त्रय घटक बीमारी के होने के लिए जिम्मेदार है? आपको तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी एजेंट और जो होस्ट है और इन्वायरमेंट है, इन्हीं तीनों से क्या होता है, जो भी महामारी होती है वो क्या है, यही बीमारी के घटक होते हैं। इन्हीं के लिए क्या होता है, ये बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कारक और मेज़बान और पर्यावरण, यानी एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट ही ये क्या करते हैं, हमारे जो भी बीमारियां होती हैं उसकी जिम्मेदार होते हैं, और महामारी फैलाने में भी यही तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अगर पर्यावरण नहीं सही होगा तो भी बीमारी फैलेगा, एजेंट यानी जिसके थ्रू बीमारी हमारे बॉडी में आती है वो भी। तो हर एक पॉइंट्स को आप समझते हुए आगे बढ़िए। आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो पब्लिक हेल्थ में किसी भी बीमारी के फैलने के लिए तीनों का संतुलन बिगड़ता हुआ जरूरी है। एजेंट वह सूक्ष्म जीवी या शक्ति है जो बीमारी पैदा करता है, और होस्ट वह इंसान है जिससे बीमारी होती है, और इन्वायरमेंट वह बाहरी स्थिति है जो बीमारी को फैलाने में मदद करती है। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के रूप में आपको कम्युनिटी हेल्थ के इस बेसिक मॉडल की गहरी समझ होनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारी सी ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आंसर बताइएगा, आप लोग कोशिश करिएगा ज़रूर आंसर टाइप करने की। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप सब भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसी तरह लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। तो क्वेश्चन है कि मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में लैंगरहैंस के द्वीप किस अंग में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या पीयूष ग्रंथि में। ध्यान दीजिएगा, लैंगरहैंस द्वीप की बात कर रहा है कि किस अंग में पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा
अग्नाशय में, ठीक है, यानी पैंक्रियाज जो है यहीं पे क्या है, लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है। बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग दिए गए हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आंसर हमारा हो जाएगा राइट, बी इज द राइट आंसर। डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं तो अग्नाशय यानी पैंक्रियास के भीतर कोशिकाओं के यह समूह अंतःस्रावी कार्य करते हैं, यानी पूरे जो कोशिकाएं होती हैं ना वो क्या होती हैं, समूह अंतःस्रावी कार्य करते हैं यानी ग्रुप में। और इनके मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी। तो पहला है अल्फा कोशिकाएं, और दूसरा है बीटा कोशिकाएं, और तीसरा है डेल्टा कोशिकाएं। मधुमेह यानी डायबिटीज की स्थिति में बीटा जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा ही इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद हो जाता है। तो क्वेश्चंस आपको कहीं से भी देखने को मिल सकते हैं, तो हर एक वर्ड और हर एक लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि डायबिटीज की जो स्थिति होती है ना, इसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा क्या है, इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद हो जाता है। तो हर एक पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख की श्लेष्मा पर दिखाई देने वाला कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी की नैदानिक विशेषता है। आपको बताना है कि जो मुख की श्लेष्मा है उस पर जो दिखाई देने वाला कोप्लिक स्पॉट होता है वो किस बीमारी की नैदानिक विशेषता है। यानी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे धब्बे दाने पड़ जाते हैं, उसे कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं। तो आप बताइए कि किस बीमारी में ऐसा होता है। ऑप्शन है आपके चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, मीजल्स यानी खसरा, मम्स यानी कंठमाला यानी रूबेला। तो कौन सी बीमारी है जिसकी ये विशेषता है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा खसरा, ठीक है। खसरा जब छोटे बच्चों को होता है तो क्या होता है, उनकी बॉडी पे कॉप्लिक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। समझते हैं खसरा की बीमारी के बारे में। तो इसकी शुरुआती चरणों में शरीर पर दाने, ठीक है, शरीर पर दाने निकलने से पहले मुंह के अंदर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे यानी कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा कि मीजल्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर हर पॉइंट की बताती हूँ। तो खसरा जो बीमारी है उसकी जो संक्रामक वायरस है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम है, पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ये बात याद रखिएगा। वैक्सीनेशन की बात करें तो MR और MMR वैक्सीन के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन था जो आपके मीजल्स रोग से संबंधित है। हर तरह के रोग आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा से टॉपिक हर आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़ेंगे तो समझते हुए रहेंगे तो हर एक प्रश्न को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामाइन के रूप में जाना जाता है और इसकी कमी से घातक एनीमिया होता है। आपको बताना है कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और इसकी कमी से घातक एनीमिया भी होता है। ऑप्शन है आपके विटामिन B6, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। तो बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 को ही साइनोकोबालामाइन के रूप में जाना जाता है और इसकी कमी से क्या होता है, घातक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी जिसकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी उसको क्या होगा, घातक एनीमिया हो जाएगा। इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि जो विटामिन B12 है ये मांसाहारी भोजनों में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, ठीक है। ये पादप पदार्थों से नहीं पाया जाता, यानी पेड़ पौधों से ये विटामिन B12 नहीं मिलता है, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं विटामिन B9, तो ये इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, ये सभी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके विटामिन से संबंधित। तो विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC के निर्माण और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है। ये भी याद रखिएगा कि आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर सके उसके लिए ही क्या है, विटामिन B12 जो क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे क्या है हमारा नर्वस सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और बात करते हैं एनीमिया की, तो यह शरीर में विटामिन B12 को अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। यह विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादक, अभी मैंने आपको बताया कि दूध, अंडा, मांस में पाया जाता है। इसीलिए शाकाहारियों में इसकी कमी की संभावना अधिक होती है, क्योंकि शाकाहारी लोग क्या खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, तो साग सब्जियों में विटामिन B12 मिलता नहीं है। और जो मांस मछली लोग खाते हैं उनकी बॉडी में विटामिन B12 अधिक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक प्रमुख संस्था पहल है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इसका लक्ष्य 100% कवरेज प्राप्त करना है। आपने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष के बारे में, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है मिशन इंद्रधनुष से, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि इसका लक्ष्य 100% कवरेज प्राप्त करने का है। तो बताइए क्या है, सुरक्षित पेयजल है, क्या संस्थागत प्रसव है, क्या बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है, या टीबी का उन्मूलन है। तो
भारत में एक प्रमुख संस्था की पहल मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 100% कवरेज करने का जो लक्ष्य है वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ये है आपके मिशन इंद्रधनुष से संबंधित। आइए समझ लेते हैं। तो दिसंबर 2014 में ये शुरू किया गया था। तो डेट्स भी याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह मिशन उन बच्चों तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण टीकाकरण से वंचित रह गए जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं। यूपी में सघन मिशन इंद्रधनुष के कई चरण चलाए जा चुके हैं। तो मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है, आप याद रखिएगा कि किस किस बीमारी में लगाए जाते हैं। तो इन बीमारियों का नाम अभी इसी क्लास में याद कर लीजिए, वो हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के खिलाफ ये क्या होता है, मिशन इंद्रधनुष को चलाया जा रहा है। और हमारी यूपी की बात करेगा तो यूपी में सघन मिशन इंद्रधनुष को कई चरणों में चलाया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस अंग के कार्यात्मक दक्षता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। ऑप्शन है आपके हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़ा, किडनी यानी विक और ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो बात करते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। तो बताना है आपको कि किस बॉडी पार्ट्स का ये कार्यात्मक दक्षता का आकलन करने में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा किडनी, सी इज द राइट आंसर। यानी ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये किडनी की कार्यात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। ठीक है, क्या है ये, किडनी। किडनी इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो GRF यह मापता है कि आपकी किडनी प्रति मिनट कितना रक्त फिल्टर कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नेफ्रॉन के भीतर ग्लोमेरुलस का हिस्सा है जहां रक्त की सफाई शुरू होती है। यदि GRF का मान कम होता है तो यह क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर का संकेत होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। आपको बताना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन है आपके लोहा, आयोडीन, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके संश्लेषण के लिए किसका, तो वो हो जाएगा खनिज आयोडीन के लिए आवश्यक है। ठीक है, आयोडीन इज द राइट आंसर। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे घेंगा यानी ग्वाइटर कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म और मानसिक विकास को नियंत्रित करता है और गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म यानी मानसिक मंदता जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो दोनों बात याद रखिएगा कि अगर आयोडीन की कमी हो गई है हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, घेंघा हो जाता है। ठीक है, ग्वाइटर जिसे कहा जाता है। और ये क्या करता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये शरीर में मेटाबॉलिज्म और मानसिक विकास को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब गर्भवती महिला यानी जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं अगर उनमें ये हार्मोन की कमी हो गई तो उनमें पलने वाले जो बच्चे होते हैं ना, पेट में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनमें क्रेटिनिज्म यानी मानसिक मंदता जैसी समस्या आ जाती हैं। तो ये थे आयोडीन से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बीमारी की उष्मायन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड किसके बीच के समय अंतराल को संदर्भित करता है। ऑप्शन है आपके संक्रमण और लक्षणों की पहली उपस्थिति, सेकेंड ऑप्शन है लक्षण की शुरुआत और रिकवरी, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण और मेजबान की मृत्यु, और लास्ट है आपका कि एजेंट के संपर्क और टीका प्राप्त करने में। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी में उष्मायन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड के बीच समय का अंतराल को संदर्भित करता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा संक्रमण और लक्षण की पहली उपस्थिति, यानी जैसे ही हमारे बॉडी में ये किसी भी बीमारी का इन्फेक्शन नजर आता है उसकी जो पहली लक्षण दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उष्मायन अवधि बोलेंगे। ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई वायरस यानी कोई इन्फेक्शन हो गया है और उससे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कोरोना के टाइम पे आपने देखा था क्या था, जब कोरोना किसी को हो रहा था तो सर्दी खांसी जैसे गले में प्रॉब्लम हो रही थी, हल्की फीवर हो रही थी, नाक बहना शुरू हो गया था, तो वही क्या था, वो इंक्यूबेशन पीरियड था, वो शुरुआती लक्षण था। और बाकी तो प्रोसेस तो बाद में पता चलता ना कि क्या हो रहा है बॉडी में। तो शुरुआती लक्षण यानी संक्रमण और लक्षणों की जो पहली उपस्थिति होती है उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, यानी उष्मायन अवधि बोलते हैं। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड वह समय है जब रोगजनक शरीर में प्रवेश कर चुका होता है, यानी जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन
आ चुका होता है, वही क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लेकिन अभी उसने कोई लक्षण पैदा नहीं किया होता है। उदाहरण के लिए कोविड-19, अभी मैंने आपको बताया है कि कोविड-19 क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड औसतन 2 से 14 दिन का था। और हेल्थ एजुकेशन ऑप्शन को संक्रमण रोगों के इंक्यूबेशन पीरियड की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे क्वारंटाइन की अवधि तय कर सकें। तो आपको पता है कि कोविड के टाइम पे 14 दिन तक क्या किया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जिसके अंदर जो ये कोरोना वायरस की जरा सा भी अगर लक्षण दिखाई देता था तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो अगर आप भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बन रहे हैं तो आपको भी हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट्स को समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होती है और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलती है? ऑप्शन है आपके डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फाइलेरिया। तो बताना है आपको कि वेक्टर जनित बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलती है। हर एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि आपका जो मलेरिया है ये वेक्टर जनित बीमारी है और एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलती है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी मलेरिया ही क्या है, वेक्टर जनित बीमारी है और कारण क्या है इसका, मलेरिया का, तो प्रोटोजोआ है। और किस मच्छर द्वारा, तो एनाफिलीज मच्छर द्वारा। हर एक पॉइंट्स को, हर एक वर्ड को आप याद करते हुए रहिए। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं हम। तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर केवल इसके वाहक यानी वेक्टर का कार्य करते हैं, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया वायरस के कारण होते हैं और एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं। बात करते हैं फाइलेरिया, तो ये विचेरिया ब्रैनक्रॉस्ट नामक कृमि के कारण होता है और क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बीमारियों का आइसबर्ग यानी फेनोमेनन क्या दर्शाता है? आपको बताना है कि आइसबर्ग फेनोमेनन है, ये बीमारी के संदर्भ में क्या दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये कुल बीमारियों के बोझ का केवल एक छोटा हिस्सा ही स्वास्थ्य प्रणाली को दिखाई देता है। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इस मॉडल में पानी के ऊपर का हिस्सा उन मरीजों को दर्शाता है जिसमें यह लक्षण होता है और जो अस्पताल पहुंचते हैं पानी के नीचे का विशाल हिस्सा उन लोगों को दर्शाता है जो अनियंत्रित, बिना लक्षण वाले या जिनका निदान नहीं हुआ है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए इन छुपे हुए मामलों को खोजना सबसे बड़ी चुनौती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं आगे। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का ऐसा कौन सा मुख्य भाग है जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और पोस्चर को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्लम। ठीक है, सेरेब्लम यानी अनुमस्तिष्क क्या है, हमारे मस्तिष्क का मुख्य रूप से संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बी इज द राइट आंसर। सेरेब्लम मस्तिष्क के पीछे हिस्से में स्थित होता है। कहाँ पे, यानी आपकी जो हेड है उसके पिछले हिस्से में होता है। ये मांसपेशियों के समन्वय और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम याददाश्त और सोच के लिए है, जबकि मेडुला हृदय गति और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए शुरू किया गया था? पीएनडीटी एक्ट या सीओटीपी एक्ट 2003 या नार्कोटिक एक्ट या फूड सेफ्टी एक्ट? तो भारत में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस अधिनियम के प्रावधान में लागू करने के लिए शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ये सीओटीपी एक्ट 2003। बी इज राइट आंसर। आइए समझते हैं इसके संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकना, तंबाकू के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना और नाबालिग को तंबाकू बेचने से रोकना। एनटीपीसी का लक्ष्य इसी कानून को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना और लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना इसका उद्देश्य था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस पोषक तत्व की कमी पर सबसे प्रभावी नैदानिक लक्षण है? ऑप्शन है आपके विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के। याद रखिएगा, आप रतौंधी की बात कर रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए यानी रेटिनॉल। रेटिनॉल ही क्या है, ये पोषक तत्व की कमी से क्या होता है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। याद रखिएगा। विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से सबसे पहले रतौंधी होती है, जिसमें
कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। यदि किसी में यह बन रहा है तो ये जेरोथैल्मिया और अंततः पूर्ण अंधपना का कारण बन सकता है। सुनहरी चावल यानी गोल्डन राइस और गाजर विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो ये थे आपके विटामिन ए से संबंधित पॉइंट्स, इन्हें नोट डाउन करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी का एक उदाहरण है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके तैयार एंटीबॉडी का इंजेक्शन, या प्राकृतिक संक्रमण के बाद विकसित प्रतिरक्षा, या मां के भ्रूण को एंटीबॉडीज का स्थानांतरण, या एंटीवेनम का इंजेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संक्रमण के बाद विकसित प्रतिरक्षा। बी इज राइट आंसर, यानी जो आपका एक्टिव इम्यूनिटी है ये प्राकृतिक संक्रमण के बाद विकसित प्रतिरक्षा है, यानी इम्यूनिटी डेवलपमेंट आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन। बी इज राइट आंसर। सक्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब शरीर का अपना एक इम्यून सिस्टम रोगाणु के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी बनाता है। यह लंबे समय तक चलता है। इसीलिए ए, सी और डी पैसिविक इम्यूनिटी के उदाहरण हैं, जहां बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है जो तुरंत काम करती है लेकिन कम समय के लिए होती है। ये याद। क्वेश्चन नंबर 115। मिनीमाता रोग एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो किस भारी धातु के गंभीर विषाक्तता के कारण होता है। मिनीमाता रोग आपको बताना है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, ठीक है। मिनीमाता रोग क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, और ये किस भारू धातु के गंभीर विषाक्तता के कारण होता है, उस धातु का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सीसा, कैडमियम, पारा या आर्सेनिक। तो मिनीमाता रोग ये मरकरी यानी पारा जैसी धातु गंभीर विषाक्तता के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो यह बीमारी सबसे पहले जापान में देखी गई थी, यानी मिनीमाता रोग क्या है, सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, तो जापान में देखी गई थी, जहाँ के लोग मिथाइल मरकरी के प्रदूषित मछलियाँ खाई थी। कैडमियम की कमी से एटाई रोग होता है, और आर्सेनिक के कारण ब्लैक फूट रोग होता है। हेल्थ और एनवायरनमेंट के बीच का यह संबंध परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ पे देखी गई थी, तो जापान में। और कैडमियम की कमी से एटाई रोग होता है, ये भी याद रखिएगा, और आर्सेनिक के कारण ब्लैक फूट होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है जो आपके पढ़ने के लिए आपको एक अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएगा और आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करेगा। लाइन है, क्या लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि जो छात्र हार मान लेते हैं उनका सपना अधूरा रह जाता है, और जो अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं वही अधिकारी बनते हैं, और वो अपना सफल हासिल करते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तो आप भी अधिकारी बनिए और अपना माँ बाप का नाम आप ज़रूर रोशन करिए। इस क्लास का रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहिए, और इस बेहतरीन प्रैक्टिस का क्लास की आपको क्या बेनिफिट हो रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत। तो जीडीपी का जो प्रतिशत है वो है आपका 2.5%। कितना है, 2.5%। बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य अपनी जीडीपी का लगभग 1.2% है और 1.5% खर्च करता है। स्वास्थ्य नीति 2017 ने इसे 2025 तक बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करना और लोगों की जेब से होने वाले खर्च को कम करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा मातृ स्वास्थ्य संकेत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। यानी आपके जो मातृ स्वास्थ्य हैं उनमें 1 लाख जो जीवित जन्म होते हैं, तो मातृ मृत्यु की संख्या को आपको बताना है कि कौन संदर्भित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR, या इन्फर्ट मोर्टेलिटी रेट IMR, या केस फर्टिलिटी रेट CFR। तो मातृ स्वास्थ्य के संकेत प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों की मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित करने वाला हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR। बी इज राइट आंसर। भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि रेशियो और रेट में अंतर होता है। रेशियो प्रति 1 लाख जीवित जन्म यानी लाइव बर्थ्स पर निकाला जाता है, जबकि रेट प्रति 1000 प्रजनन आयु की महिलाओं पर। भारत का लक्ष्य इसे 70 से कम करना है। यूपी ने इससे हाल ही वर्षों में काफ़ी सुधार किया है। तो हर एक पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव भ्रूण विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। ठीक है,
यानी जो मानव भ्रूण विज्ञान है, जो उसके संदर्भ में जो अंतःस्रावी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना, वो क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। किसको? तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड, एंड्रेनल के कार्यों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है। हालांकि पीयूष ग्रंथि को स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स किस बीमारी के प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर अनुशंसित रणनीति है? डॉट्स के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर है हमारा क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस बी इज द राइट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस डॉट्स यानी टीबी के बीमारी के प्रबंधन के लिए यह एक विश्व स्तरीय अनुशंसित रणनीति है। डॉट्स का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज अपनी टीबी की दवाएं नियमित रूप से और एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में लें। इससे दवा के प्रति प्रतिरोध और विकसित होने का खतरा कम हो जाता है। भारत में अब निश्चय पोर्टल के माध्यम से टीबी रोगियों को ट्रैकिंग और पोषण सहायता शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो निश्चय पोर्टल है भारत में, ये इसका काम क्या है? तो इसका काम यही है कि जो भारत में जितने भी टीबी के मरीज हैं उनको ट्रैकिंग करना, यानी उनको ढूंढना और उनको सही पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ऑप्शन है एंटीजन ए, एंटीजन बी, या बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए और बी। ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में पूछ रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर ए और बी। डी इज द राइट आंसर। ब्लड ग्रुप ओ में आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसके विपरीत ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएटेड कहा जाता है, जो कि आरएच फैक्टर प्लस या माइनस की उपस्थिति में अनुपस्थित भी रक्त आधान के समय देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ रोग के प्रभावी उपचार के लिए किस थेरेपी का उपयोग करता है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ रोग के प्रभावी उपचार के लिए कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं ओआरएस थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, या आर्ट थेरेपी, या कीमोथेरेपी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी ये राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ रोगी को प्रभावी उपचार के लिए इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। आइए इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये एमडीटी में रिफॉर्मेशन, डेप्सोन और क्लोरोफॉजिमिन जैसे दवाओं का मिश्रण उपयोग किया जाता है। यह बीमारी लाइलाज नहीं है और शुरुआती पहचान से ही विकलांगता को रोका जा सकता है। तो ये थे आपके कुष्ठ रोग से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइक एक फीडिंग डिसऑर्डर है जो अक्सर गर्भवती महिलाओं या बच्चों में देखा जाता है, जिसकी विशेषता किसकी लालसा है आपको बताना है। यानी पाइक क्या है? एक फीडिंग डिसऑर्डर है, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जब बच्चों को फीडिंग कराती हैं तो बताना है आपको कि इसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन है आपके मसालेदार भोजन, मिट्टी, चौक या बर्फ जैसे गैर पोषक तत्व, या फलों का अधिक सेवन, या चीनी युक्त आहार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मिट्टी, चौक या बर्फ जैसे गैर पोषक तत्व। बी इज राइट आंसर। ये ऐसे तत्व हैं जो आपके पाइक यानी फीडिंग डिसऑर्डर हैं जो अक्सर गर्भवती महिलाओं या बच्चों में देखा जाता है। यानी खाने की क्या होती है? क्रेविंग होती है, ये मिट्टी और चौक। ठीक है, पाइक अक्सर शरीर में आयरन यानी लोहा या जिंक जैसे खनिजों की भारी कमी यानी एनीमिया का संकेत होता है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि यह केवल एक आदत नहीं है बल्कि एक पोषण संबंधी समस्या है जिसका इलाज सप्लीमेंट और सही आहार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो पुरुषों के लिए स्थायी या अंतिम विधि मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके ट्यूबेक्टोमी, या वैक्सोटोमी, या कॉपर्टी, या कंडोम। पुरुषों की गर्भ निरोधक के बारे में बताना है आपको जो अंतिम विधि मानी जाती है और स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी। ठीक है,
बी इज़ द राइट आंसर। ट्यूबेक्टोमी तो महिलाओं में होती है, ये भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो वैक्सेक्टोमी वे वसा डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु यानी वीर्य में ना पहुंच सके। और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं के लिए एक स्थायी विधि है। भारत सरकार ने एनएसवी यानी एनएसवी को बढ़ावा दे रही है क्योंकि यह दर्द रहित और सुरक्षित प्रक्रिया है। परिवार नियोजन स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा है जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक पॉइंट्स को आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 को किसको रोकने के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या या लिंग निर्धारण, मातृ मृत्यु दर या शिशुओं में कुपोषण। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग निर्धारण के लिए ही पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 को लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही फोकस के साथ हर एक ऑप्शंस को आप देखते चलिए। आइए इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो यह कानून का मुख्य उद्देश्य था कि गर्भ में पल रहे बच्चे की जो लिंग की जांच पर रोक लगाना ताकि गिरते लिंग अनुपात को सुधारा जा सके और कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पंजीकरण और रिकॉर्ड कर रखना इस कानून के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इस कानून के तहत ये तय कर दिया गया है कि अब आप अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उस जो बच्चा पल रहा है उसके लिंग की आप पहले से जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि बहुत लोग अगर लड़की है तो लोग क्या करते थे, अबॉर्शन करवा देते थे, जिससे क्या होता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो मुंह में स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, लार एंजाइम यानी टाइलिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो मानव लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है जो स्टार्च की पाचन की शुरुआत करता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लार एमाइलेज यानी टाइलिन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। लार एमाइलेज टाइलिन ये मुंह में स्टार्च की पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। लार एमाइलेज जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को साधारण शर्करा यानी माल्टोज में तोड़ देता है। पेप्सिन पेट में प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज यानी वसा के पाचन में मदद करता है। यह बेसिक बायोलॉजिकल स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बुनियादी जानकारी है जो आपके स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके स्वास्थ्य शिक्षा के टॉपिक से रिलेटेड हैं। आई होप आपने हर एक पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज की मेहनत ही आपकी कल की पहचान बनेगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ निरंतर प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा मिशन है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स बनने के लिए आप मेहनत करते रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपडेट है कि सुबह 8 बजे से मेरे द्वारा समान अध्ययन यानी GK/GS के चैप्टर वाइज MCQs की सीरीज चल रही है। अभी हमने 3 क्लासेस ले चुका है जिसमें पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट समान अध्ययन के सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को MCQ करना चाहते हैं और अपने GK/GS के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो वो लोग सुबह के 8 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोग हर एक क्लास आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो हर एक क्लास का आप लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हर एक क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया है तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।